द डायरी ऑफ सीए, पेज 1। कोऑर्डिनेशन, क्लैरिटी एंड पैरिटी। गिफ्ट आईएफएससी के एक ही तरह के फंड में इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में सिर्फ हाफ रिटर्न क्यों मिलता है? क्या हम इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉरेक्स अर्निंग करने से रोक तो नहीं रहे? हम फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन फॉरेक्स अर्न करने वाले सिस्टम्स को इग्नोर करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फॉरेक्स आता है, पर पैसा आज है, कल नहीं, क्योंकि रिपेट्रिएशन, डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स जो आएगा उससे ज्यादा तो फ्यूचर में वापस चला जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। फॉरेक्स स्वेल्स टुडे एंड श्रिंक्स टुमारो। तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस मींस जीरो लायबिलिटी। जो आया वो पूरा इंडिया का। चलिए अब हम बात करेंगे गिफ्ट आईएफएससी के कैटेगरी 3 के आउटबाउंड और इनबाउंड फंड्स की। पहले समझते हैं आउटबाउंड और इनबाउंड फंड्स क्या है। ये ऐसे फंड्स हैं जो गिफ्ट आईएफएससी में हम जैसे फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। आउटबाउंड फंड मींस फंड इन्वेस्टेड आउट ऑफ इंडिया एंड इनबाउंड फंड्स मींस फंड इन्वेस्टेड इन इंडिया। बट द रियल प्रॉब्लम इज टैक्स डिस्पैरिटी। चलिए पहले हम आउटबाउंड फंड की बात करते हैं। टैक्स डिस्पैरिटी को कंपेयर करने के लिए हम दो अलग फंड्स बनाते हैं। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जिसमें एनआरआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों इंक्लूड है, और दूसरा इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। मान लीजिए दोनों फंड्स ने फंड मैनेजर्स की फीस के बाद नेट $100 का प्रॉफिट कमाया। अब देखिए आफ्टर टैक्स किसको कितना मिलता है? फॉरेन इन्वेस्टर को मिलते हैं $100 पूरा पैसा, हमारे इंडियन इन्वेस्टर को मिलते हैं $51.89, ऑलमोस्ट हाफ। और ये सिर्फ आउटबाउंड फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, इनबाउंड फंड में भी यही डिस्पैरिटी है। थोड़ी कम लेकिन स्टिल सिग्निफिकेंट। सेम $100 नेट प्रॉफिट पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिलते हैं $81.13 और इंडियन इन्वेस्टर्स को मिलते हैं $69.73। अब यही है रियल प्रॉब्लम, द टैक्स डिस्पैरिटी, अ रियल वर्ल्ड चैलेंज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या है? कोऑर्डिनेशन, क्लैरिटी एंड पैरिटी। हमको चाहिए कोऑर्डिनेशन, टैक्स अथॉरिटीज और गिफ्ट आईएफएससी को स्पीडी रिफॉर्म्स के लिए एक साथ काम करना होगा। क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि हमें इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इन्वेस्टर बनाना है या नहीं। पैरिटी, 3 तरह से, फॉरेन वर्सेस इंडियन इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में एटलीस्ट इक्वल फुटिंग मिलनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी दे सकते हैं तो बेस्ट। ग्लोबल आईएफएससीज वर्सेस गिफ्ट आईएफएससी। दुबई, सिंगापुर, हांगकांग जैसे आईएफएससीज डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को इक्वल ट्रीट करते हैं, पर गिफ्ट आईएफएससी नहीं। फॉरेक्स रेवेन्यू वर्सेस फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट। हमें फॉरेक्स रेवेन्यू को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरह इंकरेज करना चाहिए। इंडिया के पास है मैसिव इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, इसे इग्नोर करना गलत है। अगर हम ये 3 चीजों में पैरिटी लाएंगे तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी बन पाएंगे सक्सेसफुल ग्लोबल प्लेयर्स, जस्ट लाइक एनआरआईज। इंडियन इन्वेस्टर्स का फंड भी एनआरआई बनके फॉरेक्स रेवेन्यू इंडिया ला सकता है। अगर गिफ्ट आईएफएससी ने ये रिफॉर्म कर लिए तो गिफ्ट आईएफएससी ग्रो ही नहीं, फ्लाई करेगा। नमस्ते, वेलकम फ्रेंड्स। मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन हम फॉरेन रेवेन्यू को इग्नोर भी नहीं कर सकते। हम फॉरेन रेवेन्यू 3 तरीके से कमा सकते हैं। एक, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके। गिफ्ट आईएफएससी इस काम को बहुत अच्छे से एंकरेज और प्रमोट दोनों कर रही है। दूसरा, हम गुड्स को एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं। ये काम भी इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर प्रॉफिट कमा के भी फॉरेक्स रेवेन्यू इंडिया में ला सकते हैं, और यही आज के वीडियो का मेन पर्पस है। अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ तो मुझे वही बात करनी पड़ेगी जो नहीं हो रही। उसका जरा भी मतलब ये नहीं है कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली हुआ तो इतना सारा है कि हम अगर उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो 100 से भी ज्यादा एपिसोड बनेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि उस वजह से हमारी डेवलपमेंट की स्पीड तो नहीं बढ़ेगी, और हमारा जो मूवमेंट है वो ग्लोबल विद गिफ्ट, उसका मेन पर्पस है इंडियन डेवलपमेंट की ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना है।
तो मुझे वही बात करनी पड़ेगी और मैं वही एरिया पर फोकस करूंगा जो गिफ्ट आईएफएससीए के थ्रू हमें मॉडिफाई करने, रिफॉर्म करने, जिससे इंडियन ग्रोथ स्टोरी की स्पीड बढ़ सके। तो फिर से मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि मैं यहाँ क्रिटिसिज्म मोड में नहीं हूँ, मैं यहाँ कंस्ट्रक्टिव मोड में हूँ। मैं आईएफएससीए की डायनेमिज्म का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने कई बार ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब भी मेरे सेमिनार्स होते हैं उसमें मैंने कहा है कि गिफ्ट आईएफएससी इज द मोस्ट डायनेमिक रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। और आप सोचिए, यहाँ एक पोस्ट है डायरेक्टर डेवलपमेंट की, ज्यादातर ऐसी कोई पोस्ट रेगुलेटरी बॉडी में होती ही नहीं है। तो डेवलपमेंट करने का कोई रेगुलेटरी बॉडी में इंटरेस्ट हो तो ये ऐसा सिर्फ गिफ्ट आईएफएससी। और मैं एक्चुअली आप सोचेंगे तो आईएफएससी की डायनेमिज्म की वजह से ही ये इंटरेस्टेड हुआ हूँ कि अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्रू कोई अच्छे सजेशंस आईएफएससी अथॉरिटी को देंगे तो वो अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो, अगर वो सही होंगे। चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। पहले हमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पहला, क्या हम इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं? दूसरा, क्या इसके लिए हमें फॉरेन रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए? तीसरा, क्या इंडियंस के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से फॉरेक्स रेवेन्यू बढ़ेगा? अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो हमें पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट पॉलिसी है ये चीजों को करने से हमें रोकती है। 3 तरीके से हमें रोका जाता है। पहला, 20% टीसीएस, दूसरा $2.5 लाख पर ईयर पर पर्सन एलआरएस की लिमिट, और तीसरा हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट। अब हम प्रॉब्लम पहले और दूसरा टीसीएस और एलआरएस दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो दोनों जुड़वा भाई हैं। अगर एज अ फंड मैनेजर मान लीजिए मैं किसी इंडियन को कन्विंस करने जाता हूँ, हम उसका नाम ले लेते हैं भरत भाई, और नाम से ही पता चल जाता है कि भरत भाई पूरे देशभक्त है, और मैं उनको जाके कन्विंस करता हूँ कि भाई आपके पास जो 10 करोड़ रुपीस सेविंग्स है उसको अगर आप ग्लोबली इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपका और भारत देश का दोनों का भला होगा। उनकी कमाने की इच्छा और देशभक्ति दोनों जाग उठती है और वो मुझे एग्री कर देते हैं कि चलिए श्वेतांग भाई आप जो कहते हैं तो मैं अपना 10 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करूंगा। और मैं भी खुश हो जाता हूँ एज अ फंड मैनेजर कि चलिए एक बढ़िया क्लाइंट मिल गया जिससे मेरा और मेरी कंपनी का 10 करोड़ का AUM बढ़ेगा। अब मैं भरत भाई को वो इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस समझाना शुरू करता हूँ और मैं पहले उनको बोलता हूँ कि जो आपके पास 10 करोड़ है उसमें से सिर्फ $2.5 लाख ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे ड्यू टू LRS FEMA रिस्ट्रिक्शन। अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मुझे 2.15 करोड़ रुपए का चेक देना पड़ेगा। अब भरत भाई हंसते हुए मुझसे बात कर रहे हैं, यार तुम देशभक्ति तो पूरी जगाते हो और फिर बोलते हो कि उसको 25% तक ही रखो, 75% भूल जाओ। श्वेतांग भाई ऐसा थोड़ा चलेगा। तो मैं उनको जवाब देता हूँ, भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और शायद गवर्नमेंट को अभी इंडियन डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की स्पीड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन तो सहना ही पड़ेगा। वो बोले कोई बात नहीं, चलो मैं 2.15 करोड़ का आपको चेक लिख के दे देता हूँ। ओके डन। मैंने कहा नहीं ऐसा थोड़ा चलता है, देशभक्ति है, थोड़ी और करनी पड़ेगी आपको, और मुझे 20% TCS के विजन से 53.75 लाख रुपीस का चेक देना पड़ेगा एज ए एडवांस टैक्स। अब मान लीजिए कि उन्होंने वो अपनी देशभक्ति कम होने के बावजूद, क्योंकि ये अगर मैं दूसरा चेक मांग रहा हूँ तो उनकी देशभक्ति कम होगी, फिर भी मैंने कन्विंस कर लिया और वो देशभक्त है तो उन्होंने भी एग्री कर लिया, कोई बात नहीं, चलिए मैं दूसरा चेक भी आपको दे देता हूँ। और उन्होंने लास्ट में 2 चेक देने के बाद बोला कि नाउ ओके, अब तो डन। मैंने कहा राइट नाउ इट इज डन। अब भरत भाई ने आखिर में मुझे पूछा कि श्वेतांग जी
जो ये मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है करीब करीब 2.70 करोड़ रुपीस, तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा वो तो बताओ। तो मैंने कहा नॉर्मली हमारे कमीशन और फीस को बात करने के बाद हम 30% रिटर्न एन्युअली देते हैं। तो भरत भाई ने एग्री करते हुए कहा कि हाँ ये बात तो मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा एक भाई सागर भाई और उनका एक दोस्त माइकल है, उन्होंने भी IFSCA में आपके थ्रू इन्वेस्ट किया है और उनको लास्ट ईयर आपने शायद 30% ही रिटर्न दिया था। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे, एक्चुअली सागर भाई ने ही आपका रेफरेंस हमें दिया था और उस वजह से ही मैं आपको मिलने आया। अब भरत भाई बोले ओके, तो 30% के हिसाब से अगर मैंने 2.70 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए तो मुझे भी करीबन 81 लाख रुपया मिलेगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ी क्लैरिटी यहाँ जरूरी है, हम कमाएंगे तो आपके लिए 81 लाख रुपया, लेकिन आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा 42 लाख रुपया। तो अब वो थोड़ा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि भाई सागर भाई और माइकल भाई को तो आपने 81 लाख रुपया दिया है, तो मुझे क्यों 42 लाख रुपए। मैंने कहा सागर भाई तो सागर के पार रहते हैं, लेकिन आप तो भरत भाई हो, आप तो भारत में रहते हो, आपको तो थोड़ी देशभक्ति करनी पड़ेगी, और देशभक्ति करनी है तो आपको देश को भी तो थोड़ा देना पड़ेगा। भाई कुछ तो मैं दे दूं, लेकिन यहाँ तो आप ऑलमोस्ट आधा मांग रहे हो, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे वो 2 चेक वापस दे दीजिए, मेरा जो चल रहा है उसी में मैं खुश हूँ। और रही बात देशभक्ति की, आप 15 अगस्त को मुझे बुला लीजिए, हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। स्टोरी भरत भाई की हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं 1 साल बाद उनसे मिला और इनका क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूंगा। लेकिन एज अ फंड मैनेजर मैं स्टोरी अपनी यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, और एज ए इंडियन फंड मैनेजर, और मैं तो रियल में देशभक्त हूँ, तो मेरा दुख और बढ़ जाता है कि मैं जो अपनी स्किल और मेरी टीम की जो स्किल है उसका इस्तेमाल फॉरेनर्स के लिए, सागर भाई या माइकल के लिए तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं भरत भाई के लिए नहीं कर सकता हूँ। और ये दुख एक्सट्रीम हो जाता है जब मैं इनबाउंड फंड की बात करता हूँ, क्योंकि जो इनबाउंड फंड में मैंने सागर भाई और माइकल को 81 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा के दिया, वो एक्चुअली लॉस था इंडियन रिटेलर्स का, और वो लॉस उनसे लेकर मैं फॉरेनर्स को अपने 3% की फीस या कमीशन कमाने के चक्कर में मैं उनको 81 लाख रुपया दे देता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि इस स्थिति में मैं अपने आप को, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडियन पुलिसमैन थे, वही स्थिति में पाता हूँ, क्योंकि वो लोग भी क्या करते थे, इंडियंस से छीन के फॉरेनर्स को देते थे। तो मुझे अगर ऐसा रोल करना पड़ रहा है तो एज अ देशभक्त पर्सन मैं इसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, और यही एक पर्पस है जिस वजह से मैं ये वीडियो और ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो फिर पॉलिसी मेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं करते? मैं पॉलिसी मेकर्स की भी दिक्कत को समझता हूँ। पॉलिसी मेकर ये सोच रहे हैं कि अगर हम इंडियंस को फ्रीली फॉरेन में इन्वेस्ट करने का अलाउ कर देंगे तो उससे हमारा फॉरेक्स रेवेन्यू स्टार्टिंग में जल्दी से कम हो जाएगा, और यही डर की वजह से उन्होंने कई सारे बैरियर्स क्रिएट करे, जैसे कि TCS, LRS और हाईएस्ट टैक्स स्लैब, जिससे कोई भी इंडियन फॉरेन करेंसी खर्च ही नहीं कर। अगर खर्च नहीं होगा तो कम होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, ये जो पॉलिसी मेकर्स की उलझन है उसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ हम इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला पार्ट कि अगर हम इंडियंस को फॉरेक्स एक्सपेंस के लिए और फॉरेन में डेड इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्करेज करना चाहते हैं तो वो ये पॉलिसी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर रेवेन्यू जनरेटिंग ग्लोबल एक्टिविटी में गिफ्ट IFSC थ्रू इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं, एंकरेज करना चाहिए बाय रिमूविंग TCS एंड LRS लिमिट। और हम टैक्स लेना चाहते हैं तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की तरह ही टैक्स ट्रीटमेंट हमें कैटेगरी 3 को भी देना चाहिए।
अगर हम टैक्स फ्री करते हैं तो भारत को कोई नुकसान नहीं है, इससे देश का फायदा ही होगा। लेकिन अब अगर पॉलिसी मेकर ये पूछेंगे कि ऐसा करने से तुरंत फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, उसका क्या? तो इस बारे में श्वेतांग जी, आपका क्या विचार है? मेरे पास इसके सपोर्ट में दो आर्ग्यूमेंट हैं। पहली, यहाँ फॉरेक्स रिजर्व कम ही नहीं हो रही। अगर हम गिफ्ट आईएफएससी के आउटबाउंड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा गिफ्ट सिटी से ही मैनेज हो रहा है और फिजिकली वो इंडिया का ही पार्ट है, तो हम गिफ्ट आईएफएससी के आउटबाउंड फंड्स को भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व का ही पार्ट मान सकते हैं। इट इज नथिंग बट आवर एक्सटेंडेड फॉरेन रिजर्व। और दूसरा, मान लीजिए मैं ये मान भी लूं कि एज पर पॉलिसी हम गिफ्ट आईएफएससी के आउटबाउंड फंड को फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट नहीं गिनेंगे, तो भी हमें शॉर्ट टर्म पेन उठाना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म गेन। और ये चीज हम पहली बार नहीं कर रहे, ऐसी चीजें भारत देश ने पास्ट में भी की है, लाइक जीएसटी रिवॉल्यूशन। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से पहले इन द ईयर 16-17 में टैक्स कलेक्शन 8.6 लाख करोड़ था। वो ईयर 24-25 में 8 साल बाद दुगना होके 16.8 लाख करोड़ हो गया और अप्रैल 2025 के पहले महीने में ही जीएसटी कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ रुपए का हुआ, जो देखते हुए जीएसटी कलेक्शन को फिर से अब डबल होने में शायद 8 साल की जगह 4 साल ही लगेंगे। इसे कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। मैं जो भी रिफॉर्म्स यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ वो जीएसटी से भी बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की ताकत रखते हैं। श्वेतांग जी, आपकी इस बात का आधार क्या है? हम सीए लोग हैं, हम बिना प्रूफ और बिना डेटा के कोई भी बात नहीं करते हैं। लेट्स डिस्कस प्रपोज्ड रिफॉर्म्स जीएसटी से भी बड़ा रिवॉल्यूशन कैसे बन सकता है। एनआरआईज ने लास्ट ईयर 129 बिलियन डॉलर्स इंडिया भेजे थे, जो करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए होता है। अगर हम इंडियन फंड्स को भी एनआरआई बना के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करें तो फॉरेक्स रेवेन्यू का ये भी इक्वल या उससे भी बड़ा परमानेंट और रेगुलर सोर्स बन सकता है। हमारे इंडियंस का 113 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में और डोमेस्टिक ईआईएफ में इन्वेस्टेड। हम इस इन्वेस्टमेंट को भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि कंपनीज, कॉरपोरेशंस, सोसाइटी एसोसिएशंस, ट्रस्ट, इन सब के पास भी जो कोई भी सरप्लस फंड पड़ा है उसके पास नॉर्मली एक ही ऑप्शन रहता है कि वो एफडी करवाए। वो एफडी के साथ साथ हम उनको भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरा, हमारे पास 19.24 करोड़ डीमेट अकाउंट्स है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ लास्ट ईयर में 4.11 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। इस डेटा से दो बातें साबित होती है, एक कि इंडिया में पैसों की कोई कमी नहीं और दूसरा, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की बहुत बड़ी कमी है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप समझिए। सेबी ने डिस्क्लेमर दिया है, जो कोई भी आदमी अगर डीमेट अकाउंट में लॉगिन करता है तो पहला ही डिस्क्लेमर सेबी का आता है कि ओवर 90% ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडर्स इन इंडिया आर मेकिंग लॉस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से ओवर 90% रिटेल ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉस, तो भी 4.11 करोड़ अकाउंट्स खुल रहे हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स को पता नहीं चल रहा है कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। इस वजह से जहां लॉस होने के चांसेस मोर देन 90% है, फिर भी वो डीमेट अकाउंट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की जो प्रोफेशनल स्किल चाहिए वो ज्यादातर लोगों में नहीं होती है और वो फिर लॉस करते हैं और उनका जो लॉस है वही हम जैसे फंड मैनेजर्स का प्रॉफिट होता है। और इसी टॉपिक पर मेरा नेक्स्ट पेज 2 है जिसका नाम है द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट,
द गेम, द प्लेयर्स एंड द स्ट्रेटजी, जिसमें हमारे भरत भाई जो भारतीय है उनका एक साल बाद क्या हुआ वो स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much for incredible insights. What is your last message on this discussion? डरने की नहीं, बोल्ड बनने की जरूरत है। अगर गिफ्ट आईएफएससी ने ये रिफॉर्म्स कर लिए तो गिफ्ट आईएफएससी सिर्फ ग्रोथ ही नहीं करेगा, वो फ्लाई करेगा। थैंक्स, और हम मिलते हैं पेज 2 में भरत भाई की एक साल बाद की स्टोरी के साथ।